इसी बीच बड़ी खबर, अफजल अंसारी दोषी करार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, अफजल अंसारी दोषी करार। बड़ी खबर, गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी करार हुआ है अफजल अंसारी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अफजल अंसारी दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी दोषी करार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आपको बता दें, माफियाओं पर, गैंगस्टरों पर शिकंजा योगी सरकार कसने में कामयाब हो रही है। एक बार फिर से देखिए, गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया, 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। खबर यह है अब कि अफजल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। बड़ी खबर है ये, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 15 साल पुराने गैंगस्टर को किस तरीके से सजा का ऐलान होता है। और देखिए, बड़ी खबर मिल रखी है, अफजल अंसारी दोषी करार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है, अफजल अंसारी दोषी करार हुए हैं। तो मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, 10 साल की सजा। सर्वेश मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये फैसला है, मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की सजा, अफजल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया। क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, दोषी करार दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है कि आखिर उनको सजा कितने साल की दी गई है या फिर क्या उनको जुर्माना लगाया गया है। अभी कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। जब तक प्रोसीडिंग पूरी नहीं होती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोर्ट का रुख क्या है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अफजल अंसारी को दोषी करार दिया गया है और दोषी करार दिए जाने के बाद ही वो फैसला सुनाया जाएगा। तो फिलहाल अभी दोषी करार दिया जा चुका है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से कि गाड़ियों का जमावड़ा वहाँ पे कोर्ट गेट के सामने बिल्कुल लगा हुआ है और तमाम वो पुलिस के आला अधिकारी और जवान वहाँ मौजूद हैं, मुस्तैद हैं, ताकि जैसे ही फैसला सुनाया जाता है, जैसे ही इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और अगर कारावास की सज़ा होती है तो निश्चित तौर पे अफजल अंसारी को कोर्ट से सीधे जेल, गाजीपुर जेल जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद फिर अगले 40-45 दिनों के भीतर उनको हाई कोर्ट में अपील करना होगा अगर कोई राहत की उनको उम्मीद है तो ऐसी परिस्थिति फ़िलहाल बन रही है। लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है और ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर अफजल अंसारी को सज़ा हुई तो कितने साल की सज़ा हुई और अगर उनको जुर्माना भरना है तो कितना जुर्माना भरना है। लेकिन इस मामले में गैंगस्टर एक्ट में भी जो लगातार वो दलील दे रहे थे कि उनका कोई इस तरह का आचरण नहीं है, कोई डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट किसी क्राइम में नहीं है, किसी अपराध में नहीं है, उन सबको दरकिनार करते हुए कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया है और अब इस मामले में फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर फैसला क्या है। अगर हम यहाँ पे धाराएं देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की धाराएं, यानी कि अब तो फैसला, हालांकि अभी आने वाला सजा जो होने वाली है आपसे कुछ ही देर में होगी, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब तक का यहाँ पे मुख्तार अंसारी पर जो धाराएं लगाई गई, इसके बाद जो सजा का ऐलान किया गया, अफजल को लेकर क्या लगता है? अगर 2 साल से अधिक सजा यहाँ पे होती है, इन केस अगर हम माने तो सांसद भी जा सकती है, ऐसे केस में फिर क्या? ऐसे में साफ तौर पे यह स्पष्ट होता है कि लगातार अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल होता है, जो आदतन जो अपराधी होता है उसके ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। और जिस तरीके से 10 लोगों ने उनके खिलाफ अफजल अंसारी के खिलाफ गवाही दी है, उसके बाद ये आरोप उन पर तय हुए हैं और आरोप तय होने के बाद, आरोप सिद्ध होने के बाद आज फैसले की घड़ी है और थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा। तो स्पष्ट हो गया है कि ऐसे मामलों में अगर आप कोई किसी भी तरह की दलील देते हैं लेकिन अगर गवाही आपके खिलाफ होती है तो कोर्ट का भी रवैया वही होगा जो गवाहों ने आपके खिलाफ बोला है, जो गवाहों की तरफ से जो बातें सामने आई है, ट्रायल में जो बातें सामने आई है, उस पर विचार करने के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अवनीश विद्यार्थी भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, दोषी करार अफजल अंसारी यहाँ पे करार किए जा चुके हैं, लेकिन सजा का ऐलान आपसे कुछ देर में सांसद भी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल इस बात की पूरी आशंका है कि जो सजा होगी अफजल अंसारी को 2 साल से ज्यादा होगी और ऐसे में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, जो प्रावधान जो है उसके तहत जो गाजीपुर लोकसभा से वो सांसद है उनकी सदस्यता जो है वो पूरी तरीके से खतरे में है। इस पूरे मामले में भी 2 गैंग चार्ज जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगे थे, 1 गैंग चार्ज जो है वो अफजल अंसारी के खिलाफ लगा था। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या का ये पूरा मामला था 2005 का, जिस मामले में अफजल अंसारी को लगातार
जो है इस गैंगस्टर का मामला जो दर्ज किया गया था उसके खिलाफ लगातार सुनवाई चल रही थी। अदालत को आज अपना फैसला सुनाना था। फिर थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हुआ और अब अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया। माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में जो है कितनी सजा होगी, सजा की मियाद होगी, अदालत की तरफ से कर दिया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ रंजन द्विवेदी जी, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 में। किस तरीके से आप देखते हैं, मुख्तार अंसारी को यहाँ पे 10 साल की सजा होती है, अफजाल अंसारी दोषी करार दे दिए जाते हैं, अब से कुछ ही देर में फैसला भी आएगा। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा, गैंगस्टरों पर शिकंजा, एक बड़े हम ये कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की नजीर पेश करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। देखिए, ये दौर अब बदल गया है। मैं मुख्तार अंसारी का ही बताऊं जी। सन 97 में उसने नंद किशोर रूंगटा का अपहरण किया था। उस समय मैं माननीय श्री राज्यपाल जी के साथ उपयुक्त था। बाद में माननीय मायावती जी सरकार आई तो मेरी पोस्टिंग डीआईजी बनारस रेंज हुई। जब मैं बनारस पहुंचा तो काशी वासियों का प्रेम स्नेह मुझे हफ्ते भर के अंदर मालूम पड़ गया कि नंद किशोर रूंगटा का कांड मुख्तार अंसारी नहीं किया है। उसके 4 महीने बाद इसका एक सहयोगी डिम्पी पकड़ा गया बेंगलोर में। वहां पे किसी का अपहरण कर रहा था, कोई मॉर्निंग वॉकर का, सुबह टहलने निकला आदमी। उसने, डिम्पी सरदार था वो, उसने उसको किडनैप करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मुझे पता चला तो बेंगलोर गया, डिम्पी को इंटरोगेट किया तो पूरा किस्सा उसने खोला। लौट के मैंने सारी एविडेंस रिकॉर्ड की और गाजीपुर भेजी रेड मुख्तार को पकड़ने के लिए। वो स्वयं विधायक था बसपा का, माननीय मायावती जी की सरकार थी, वहां नहीं मिला। फिर मैंने एक डिप्टी एसपी के अंडर में रेड भेजी लखनऊ, दारुशफा में पता चला वहां पे पकड़ने के लिए। तो जब खबर लखनऊ पहुंची, रेड को वापस किया गया, मुझे लखनऊ बुलाया गया। मैं दिन भर बैठा रहा। उस दिन शाम को केस सीबीसीआईडी का तबादला हो गया और मुझ पर कहा गया कि साहब आपने खबर क्यों नहीं की इस बात की, नहीं तो इसको ठीक से इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है इसकी। और मेरा तबादला फौरन है डीआईजी बनारस रेंज से ईओडब्ल्यू हो गया। तो देखिए, वो सरकार का दौर और था जहां पर कि गुंडों को, बदमाशों को, माफिया किस्म के लोगों को, दुर्जनों को शह दी जाती थी और अफसर परेशान रहते थे। बाद में जो है एक अन्य सरकार के दौर पे एक हमारे बड़े होनहार डिप्टी एसपी, उन्होंने जो है तमाम असला पकड़े और उल्टे उनको ऊपर केस लेकिन रंजन जी, दौर बदला है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि चुनौतियां अभी भी सरकार के लिए बरकरार है? क्योंकि अतीक भी साबरमती जेल के अंदर जब बंद था तो किस तरीके से वो अपनी एक सरकार को चुनौती देते हुए अपना ही एक साम्राज्य खड़ा कर रहा था, किस तरीके से साजिश का हिस्सा वो बना। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए ये बड़ी आवश्यकता है कि इन जो बदमाश है इस प्रकार के माफिया किस्म के लोग हैं, उनकी आर्थिक ऋण तो घटी की तो टूटनी ही चाहिए जो ये सरकार कर रही है। पहली बार कई दशकों में इनके आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार नहीं किया गया, अब हो रहा है। लेकिन आवश्यकता यह है कि जो अधिकारी, जो लोक सेवक इनके साथ थे, इनको सहयोग दिया, इनको परिचय दिया, आश्रय दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर वो नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के ये लोग तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन नए माफिया फिर निकल के आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन रंजन जी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि वक्त लग रहा है, कोर्ट सबूतों के आधार पर काम करता है, कभी कभी सबूतों के अभाव के चलते इन आरोपियों को, इन अपराधियों को छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन जो इतना लंबा टाइम जो लगता है सर, ऐसे में जो पीड़ित परिवार है, जो इंसाफ की बार बार गुहार यहाँ पे लगाता रहता है, वो कहीं ना कहीं थक जाता है। तो बहुत जरूरी है सिस्टम के जो लूप होल है इनको भी सुधारा जाए। अरे आप परिवार की बात कर रही हैं, पूरा प्रोसिक्यूशन थक जाता है। बिल्कुल 20 साल मुकदमा चलता है, कितने गवाह जो हैं मर जाते हैं, कितने गवाह डर के मारे जो है इन लोग के डराने धमकाने से टूट जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं। और देखिए, अब ये माननीय न्यायालय के ऊपर जो है कोई टिप्पणी करना, वो, मैं तो एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ, वो अनुचित होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जब अतीक अहमद की बेल की बात आई तो माननीय उच्च न्यायालय के 10 न्यायाधीशों ने अपने आप को रिक्यूज किया कि उसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें जो है वैसे इंटरेस्ट है और मैं एक निष्पक्ष
निर्णय नहीं दे पाऊंगा। तो जब न्यायालय में इस प्रकार की ये समस्याएं हैं और प्रोसिक्यूशन में इतना टाइम लगता है, तो प्रोसिक्यूशन को जब तक हम टाइट नहीं करेंगे और एक विशेष प्रक्रिया नहीं बनाएंगे कि इस प्रकार के माफिया का दिल पर जैसे फास्ट ट्रैक ट्रायल होती है रेप में, वैसे इनकी भी फास्ट ट्रैक ट्रायल ये एक नियम के तहत कानून के तहत हो। जब तक ये नहीं होगा तो निश्चय ही सामान्य प्रक्रिया में इनको दंड देना बहुत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। और ये जो ढिलाई होती है इसमें कहीं ना कहीं वो मनोबल भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी भी रही हैं, क्योंकि ऐसे में आपके अनुभव के आधार पर जानना चाहूंगी सर, क्योंकि अतीक के केस में हमने देखा कि जो संरक्षण अतीक को मिल रहा था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी, लेकिन संरक्षण मिल रहा था जो लोग खाकी में भी थे। ऐसे में सवाल तो उनपे भी उठता है सर, उस केस में क्या, उस लूपहोल को कैसे दूर किया जाए? मैं लगातार और चैनल्स पे यही कह रहा हूँ जी कि देखिए, इनको अगर इनकी रीढ़ तोड़नी है, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, बैकबोन तोड़नी है, तो बहुत आवश्यक है नंबर 1 इनका आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त किया जाए। बिल्कुल। और नंबर 2 जो लोक सेवक जिनका की कर्तव्य था कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, जनता की रक्षा करें, और जिन्होंने इनको सपोर्ट किया या बचाया या कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ तो और भी जगह कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे जेल के हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हो, मजिस्ट्रेट जो भी हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक जो है कोई इफेक्टिव काम हो नहीं पाएगा और जनता किससे रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो देश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर दुनिया में वो एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। और उत्तर प्रदेश की इस प्रकार व्यवस्थाएं वैसी होनी चाहिए, आर्थिक प्रगति वैसी होनी चाहिए, क्षमता वैसी होनी चाहिए, जैसा कि आप इच्छा करते हैं कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश से हो। और वो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इस प्रकार का माफिया राज खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन आया है योगी सरकार के आने के बाद, काफी हद तक चीजें वहां पे सुधरी है? क्योंकि आपने तो वो दौर भी देखा होगा सर। बिल्कुल। देखिए, ये माननीय योगी जी के आने के बाद जो है बहुत समय बदला है। और देखिए, एक बात तो आपको और बताएं, एक चीज होती है जैसे आदमी का मोराल होता है, एक व्यक्ति का मोराल होता है, वैसे एक समाज का मोराल होता है। जब समाज का मोराल टूटा होता है तो लोग जो है इन बदमाशों के खिलाफ नहीं आते हैं। लेकिन जब समाज का मोराल ऊंचा होता है तो स्वतः ही लोग आगे आते हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उनका जो है दमन हो पाता है। और मेरा विचार यह है कि माननीय योगी जी के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करने से अब वो दौर आ गया है। पूरे समाज का मोराल इसमें ऊंचा है और निश्चय ही समय के साथ इस प्रकार के लोगों का दमन होगा। बिल्कुल। और ये डर खौफ अब इन माफिया में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और यही एक वजह है कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी ये अपील करता रहा कि उसे डर लग रहा है कि कहीं अतीक अशरफ जैसे उसका हाल ना हो जाए। बहरहाल वो भी जांच का एक विषय रहा। बने रहिएगा सर।